हाँ, तो पिछले क्वेश्चन तक अपन कहाँ तक थे? अपन ने क्या देख लिया था? अपन ने रेडियो एक्टिव देख लिया था। अपन ने एक क्वेश्चन देखा था कि हाँ, एक अच्छा खासा क्वेश्चन किया था हमने। एज ऑफ रॉक भी डिटरमाइन करना सीख गया था कि अगर एज ऑफ रॉक अभी है तो अभी उसके सैंपल में इतने हैं, तो वो कैसे करके एज ऑफ रॉक बताएंगे। आज अपन आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ाएंगे जो कि है इन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, बट उससे पहले पुराना 2 क्वेश्चन बाकी था, वो मैं निपटा देता हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन क्या था वो? हाँ, हो गया था, सारा बना लिया था। अच्छा, आज एक क्वेश्चन क्या है, देखो मैं सारे टाइप्स प्रैक्टिस करा देता हूँ। ठीक है, इसमें दिक्कत ही यही होता है ना कि टाइप्स बच्चों के पास नहीं रहता है, और टाइप्स नहीं रहता है ना, तो सोचते हैं कि यार ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। तो मैंने तुझे मैक्सिमम टाइप्स मैंने प्रैक्टिस करवा दिए हैं, इससे बाहर मतलब कि है नहीं ऐसे। ठीक है, अच्छा, सो क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन है द काउंट रेट ऑफ ए गीगर मूलर काउंटर, द काउंट रेट ऑफ गीगर मूलर काउंटर for the radiation of radioactive material, for the radiation of radioactive material, of a radioactive material, of a radioactive material of half life, of half life 30 minutes। ठीक है, हाफ लाइफ मैंने 30 मिनट दिया हुआ है। डिक्रीज टू 5 सेकेंड इनवर्स, 5 सेकेंड इनवर्स आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स। तो इनिशियल काउंट रेट वाज, क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है? देख, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक काउंट रेट है जो गीगर मूलर काउंटर से अपन ने कैलकुलेट करा है। ठीक है, वो बता रहा है कि फॉर ए रेडियो एक्टिव मटेरियल जिसका हाफ लाइफ मेरे को दिया हुआ है 30 मिनट, टी हाफ मेरे को दिया हुआ है 30 मिनट। ठीक है, मेरे को बोल रहा है डिक्रीज टू 5 सेकेंड इनवर्स। 5 सेकेंड इनवर्स दिया मतलब ये क्या दी हुई है? एक्टिविटी दी हुई है ना, एक्टिविटी दी हुई है। ये डिक्रीज कहां पे हो गया? 5 सेकेंड इनवर्स इसका डिक्रीज हुआ। कब हुआ? 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद इसका डिक्रीज हुआ। इनिशियल काउंट रेट वाज, इनिशियल काउंट रेट क्या होगा? अब देखो, हाफ लाइफ बोला है कि 30 मिनट्स का है, ये आर है। 30 मिनट बाद ये कितना हो जाएगा भाई? R/2। फिर 30 मिनट बाद ये कितना हो जाएगा भाई? R/4। फिर 30 मिनट बाद ये कितना हो जाएगा भाई? R/8। फिर 30 मिनट बाद ये कितना हो जाएगा? R/16। ठीक है, एक हाफ लाइफ बोला है भाई 30 मिनट का है। 30 30 30 30 के बाद बोला है वो 30, ये 30, क्या ये सारा मिला के 2 घंटा हो गया? 30 30 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा। इस टाइम जो मेरी एक्टिविटी जो है वो मेरी कितनी बोली है? 5 सेकेंड इनवर्स है। इनिशियल एक्टिविटी क्या होगा? तो R/16 मेरे को दिया है, कितना है? 5 सेकेंड इनवर्स मेरे को दिया है। ठीक है, अभी का डिक्रीज टू 5 सेकेंड इनवर्स आफ्टर 2 आवर्स। एक 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, इस टाइम जो एक्टिविटी जो है मेरी वो 5 सेकेंड इनवर्स है। मेरे को बोल रहा है इनिशियल काउंट रेट क्या होगा? इनिशियल काउंट रेट क्या होगा? तो R/16 इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। R क्या हो जाएगा? 16 इंटू 5, 65 जा 80 सेकेंड इनवर्स। समझ में आ गया? यही था क्वेश्चन बस। हाँ, बट क्वेश्चन समझ में आना चाहिए ना। क्वेश्चन ये होता है कि अगर तुम्हें समझ ना आ जाए तो तुम
5 सेकंड इनवर्स में क्या करोगे, उधर क्या करोगे, 2 आवर में क्या करोगे, है ना। एक और करा देता हूं फिर ये एंड करते हैं इसको, ठीक है। अपन ने एक्टिविटी में बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, लिख लिया। अच्छा, ये एक लेबल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लेबल क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, ए रेडियो एक्टिव सैंपल विथ हाफ लाइफ ऑफ 1 मंथ हैज ए लेबल। अ रेडियो एक्टिव सैंपल, a radioactive sample with t half, मतलब कि हाफ लाइफ में ना दिया हुआ है, हाफ लाइफ, क्वेश्चन ही लिख देता हूं, विथ हाफ लाइफ, with half life of 1 month had the label एक्टिविटी मेरे को दी हुई है, एक्टिविटी 2 माइक्रोक्यूरी ऑन, ये एक्टिविटी है 2 माइक्रोक्यूरी ऑन 1 तारीख 8वां महीना 1991। व्हाट वुड बी इट्स एक्टिविटी, what would be its activity 2 month earlier। इस क्वेश्चन भी बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को एक रेडियोएक्टिव सैंपल मिला, ठीक है, जिसका मेरे को हाफ लाइफ है कितना दिया हुआ, 1 महीने, हैड अ लेबल एक्टिविटी 2 माइक्रोक्यूरी, एक्टिविटी बता दिया है, एक्टिविटी का यूनिट बैक्यूरल हो सकता है, सेकंड इनवर्स हो सकता है, क्यूरी हो सकता है और रदरफोर्ड हो सकता है, ये सारे बात अपन ने बात किया था। तो यहाँ पे एक्टिविटी जो है वो 2 माइक्रोक्यूरी है, ठीक है। अच्छा, और वो कब का डेट है, डेट है 1 तारीख 8वां महीना 1991। मेरे को बोल रहा है व्हाट वुड बी एक्टिविटी 2 मंथ पहले, इससे 2 मंथ पहले इसका एक्टिविटी क्या होगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं इनिशियल एक्टिविटी आर, क्योंकि हाफ लाइफ 30 मिनट है तो 1 महीने बाद ये कितना हो जाएगा r/2, ये तो 30 मंथ हुआ ना, 1 मंथ हुआ और फिर 1 मंथ बाद ये कितना हो जाएगा r/4। क्या 2 महीने पहले की पूछ रहा है, ये अभी जो है अभी कितना है 2 माइक्रोक्यूरी है, इससे 2 महीने पीछे का पूछ रहा है, मतलब ये वाला पूछ रहा है ना। तो r/4 इज इक्वल टू, तुम क्या लिख सकते हो, 2 माइक्रोक्यूरी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 2 माइक्रोक्यूरी। तो r इनिशियल एक्टिविटी क्या हो गया 8 माइक्रोक्यूरी। बस 2 मंथ पहले का पूछा तो मैंने 2 महीने पहले को r माना, एक हाफ लाइफ बाद के वो r/2 बचा, दूसरे हाफ लाइफ के बाद वो r/4 बचा, ठीक है। और ये वाला मेरे को दिया है अभी का जो है वो मेरे कितना दिया है 2 माइक्रोक्यूरी है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा था, है ना। नहीं समझ में आया। अब क्या है, एक रेडियोएक्टिव सैंपल है मेरे को, एक रेडियोएक्टिव सैंपल दी हुई जिसकी हाफ लाइफ मेरे को दी हुई है 1 महीने, 1 महीने उसका हाफ लाइफ है। हैदर लेबल, लेबल मतलब कि उसमें लेबल लिखा हुआ है, उसका एक्टिविटी अभी कितनी है 2 माइक्रोक्यूरी है, अभी के टाइम में उसकी कितनी है 2 माइक्रोक्यूरी है। मेरे को पूछ रहा है ऑन, और वो डेट भी दे दिया है, ठीक है, इतनी डेट पे नहीं, रेडियोएक्टिव सैंपल हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ वो होता है जब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, उसको हाफ लाइफ कहते हैं। वो बोल रहे हैं 2 माइक्रोक्यूरी है इस डेट पे, ठीक है। मेरे को बोल रहा है आज से इस डेट से 2 महीने पहले, इस डेट से व्हाट वुड बी एक्टिविटी 2 मंथ अर्लियर, क्या होगा। तुम्हें डेट दिया है 2 महीने, अभी का दिया है, 1 महीने पीछे जाओ और 1 महीने पीछे जाओ, ठीक है। तो मैं इनिशियल कोई आर मान लेता हूं, ठीक है। 1 महीने बाद हाफ लाइफ होने के बाद कितना बचेगा ये r/2, दूसरे हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा r/4। अभी का मेरे को दिया है 2 माइक्रोक्यूरी है, मतलब 1, 8,
1999 का मेरे को दिया है, 1991 का दिया है मेरे को, ठीक है, 1991 का दिया है, बोल रहा है इससे 2 महीने पहले, 1 महीने 2 महीने पहले, है ना, 2 महीने पहले क्या होगा, आर होगा इसका एक्टिविटी, तो 8/4 का वैल्यू मेरे को दिया 2 माइक्रो क्यूरी, ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 माइक्रो क्यूरी। समझ में आएगा क्वेश्चन, एक बार नोट डाउन कर ले, दोनों क्वेश्चन सेम था बट सारा टाइप सब हो चुका है। बस लैंग्वेज, ये एक्टिविटी वाले क्वेश्चन में लैंग्वेज का ही थोड़ा सा ये होता है, ठीक है, बस यही है। अब तुम्हें पता ही नहीं रहेगा भाई क्यूरी किसकी यूनिट है, क्योंकि तुमने अभी तक अगर पढ़ा होगा तो तुमने पढ़ा होगा कि सेकंड इनवर्स होता है, बट ज़्यादातर बच्चे वो प्रैक्टिस करके जाते हैं कि सेकंड इनवर्स होगा तो उस पर एक्टिविटी को डाल देंगे, बट मैंने ये बताया कि बैक्यूरल भी होता है, क्यूरी भी होता है और रदरफोर्ड भी होता है, सेकंड इनवर्स भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हो गया। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि है एनर्जी मास इक्विवेलेंस, ठीक है, एनर्जी और मास में कुछ इक्विवेलेंस है, कुछ है, मतलब हो गया, लिख लिया। अच्छा, तो अब अपन बात करेंगे एनर्जी मास इक्विवेलेंस के ऊपर। व्हाट इज आवर टॉपिक, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस के ऊपर अपन बात करेंगे। ये वाली जो थ्योरी दी थी वो दी थी आइंस्टीन ने, ठीक है, आइंस्टीन की यहाँ से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है, जो तुमने बहुत बार हॉलीवुड मूवीज वगैरह में देखे होंगे तुम लोगों ने, है ना, आइंस्टीन का थ्योरी रिलेटिविटी का बात होता ही है ना। अच्छा, एक्चुअली इसमें है क्या ना, 1905 में आइंस्टीन ने बोला, 1905 आइंस्टीन इन हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन इन हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन्होंने बताया, सजेस्टेड दैट द मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उन्होंने बोला कि हम है, तुम हो, या फिर यहाँ पे ये स्टाइलस हो जाए, ये मेरा टैबलेट हो जाए, सामने में जो पीसी है वो हो जाए, हर चीज हर जो मास है वो एक एनर्जी है, चाहे मैं हो गया, तुम हो गया, ये तुम्हारा डेस्क हो गया, ये चेयर हो गया, ये स्टाइलस हो गया, कुछ भी जो मास है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। क्या बोला था आइंस्टीन ने, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सजेस्टेड दैट mass is a form of energy, mass is a form of energy, मास जो है एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, ही प्रिडिक्ट द मास और एनर्जी जो है इक्विवेलेंट होती है, मतलब कि जितनी मास उतनी एनर्जी, मतलब मास और एनर्जी में एक इक्विवेलेंस उन्होंने बताया, ठीक है, इन्होंने क्या बताया, मास एंड एनर्जी, ही प्रेडिक्टेड mass and energy are equivalent, ठीक है, अगर किसी बॉडी की अगर एनर्जी को ई से अगर बढ़ा देंगे, मतलब कि अभी मैं यहां पे हूं, अच्छा पहले लिख लेता हूं क्या बोला था इन्होंने तीसरी लाइन में इन्होंने बोला था, इफ एनर्जी of body increase by amount E, its mass increase by m, its mass increase by m, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आइंस्टीन ने बोला क्या। आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी 1905 में। उन्होंने बोला था क्या कि सजेस्टेड द मास जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, चाहे मैं हो गया, बोतल हो गया, कुछ भी हो गया, जो मास है वो एक टाइप ऑफ एनर्जी ही है। दूसरा बात इन्होंने बोला था कि मास और एनर्जी में ना कुछ इक्विवेलेंट है, मतलब कुछ समानताएं हैं, ठीक है, मास और एनर्जी एक इक्विवेलेंट है, ठीक है। तीसरी बात इन्होंने बताई थी कि अगर एनर्जी ऑफ बॉडी
अगर मैं इधर हूं, ठीक है, अगर मेरी बॉडी को अगर ई एनर्जी अगर दे दोगे तो मेरी मास एम बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मेरी मास अभी रेस्ट पे हूं, मेरी मास एम है, ठीक है। अब मैं इधर दौड़ने लग गया, जैसे ही मैं इधर दौड़ूंगा मेरे पास कौन सा एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो मेरे पास एक एनर्जी आ गई, जैसे ही मेरे बॉडी के पास एनर्जी होगी तो क्या होगा, मेरे बॉडी का मास बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या बोला था उन्होंने, अगर किसी बॉडी पे अगर ई एनर्जी अगर देंगे तो उसकी मास एम बढ़ जाएगी। तो मैं तुम्हें भी बोल रहा हूं कि एक अच्छा पहले एक फॉर्मूला बता देता हूं उसका, मतलब कि अगर तुम्हें अगर किसी बॉडी की एनर्जी को अगर ई बढ़ाओगे तो उसकी मास क्या हो जाएगी, एम से इंक्रीज हो जाएगी। वो एम कितनी इंक्रीज होगी, एनर्जी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तुम लोगों ने सुना होगा है ना। वो मास कितनी इंक्रीज होगी, वो एनर्जी डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। बट जब तुम दौड़ते हो तो तुम्हें तुम्हारी मास बढ़ी हुई क्यों नहीं नजर आती है, क्यों नहीं दिखती है, क्यों नहीं दिखती है तुम्हें। मान ले कि तू कितना काइनेटिक एनर्जी से दौड़ लेगा, कितना वेलोसिटी से दौड़ लेगा। मान ले कि तेरी मास जो है 80 किलो मान लेता हूं मैं, ठीक है, और तू उधर दौड़ रहा है, तू मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं कि चल तू जो सोच नहीं सकता 400 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा है, ठीक है। नीचे में देख कौन बैठा हुआ है, नीचे में बैठा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। ये वाला क्वांटिटी इतना ही बड़ा है, इतना ही बड़ा है कि ये मास कितना भी बढ़ जाएगा ना, ये मास कितना भी बढ़ जाएगा तो ये मास इतना ही कम होगा ना कि वो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ। तो मास जो है एनर्जी देने पे एनर्जी बढ़ता है, ठीक है, बट वो हमें महसूस क्यों नहीं होता, क्योंकि वो नीचे में सी स्क्वायर बैठा हुआ है, ठीक है, और वो इतना ही कम मास बढ़ता है कि अपन को पता नहीं चलता। अब इससे एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है जो मतलब कि लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। एक घड़ी एनालॉग वाली, डिजिटल वाली नहीं, एनालॉग वाली जिसमें कांटा होता है, सुई होता है, तो बोलता है कि एक रुकी हुई घड़ी का मास ज्यादा होता है या चलती हुई घड़ी का मास ज्यादा होता है। चलती हुई घड़ी का मास ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी वो घूम रही है तो इसके पास एनर्जी मतलब कि उसकी मास ज्यादा है, ठीक है। वो मास लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है, बट इसमें मास ज्यादा है, ठीक है। अच्छा ये बात समझ में आ गया आइंस्टीन ने। अब से E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर मत बोलना, मास कोई जैसी चीज है ही नहीं, ठीक है, वो एक एनर्जी ही है, ठीक है, वो एक एनर्जी है। अच्छा अब क्या था, हाँ मास इज इक्वल टू मैंने क्या बोला, एनर्जी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ठीक है। यहां पे मान ले इंसान है एम, ठीक है, एक इंसान है जिसका मास है एम। अब ये वेलोसिटी इसको जीरो है, मतलब इस टाइम पे t इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वेलोसिटी जीरो है। एट टाइम t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू t, मतलब कि कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये दौड़ने लग गया, ठीक है, ये दौड़ने लग गया, ठीक है, ये दौड़ने लग गया, ये दौड़ने लग गया तो भाई इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। अब इसकी मास क्या होगा, अब इसका जो मास जो है m डैश वो क्या होगा, तो मैंने क्या बोला, मास जो है m डैश जो है उसका इनिशियल मास तो m तो था ही भाई, वो तो m होगा ही, प्लस इसके दौड़ने के साथ साथ इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई। दैट काइनेटिक एनर्जी या तो एनर्जी लिख ले या काइनेटिक एनर्जी लिख ले, डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ये इसका अब मास हो जाएगा दौड़ते वक्त, ठीक है। बट हम लोग जैसे ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग उतनी काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं, तो हमारी मास उतनी नहीं बढ़ती है, ठीक है, बट मास बढ़ती है। अगर लॉजिकल क्वेश्चन पूछे कि चलती हुई बॉडी का मास ज्यादा होता है या रुकी हुई का, तो बोलोगे चलती हुई का ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ उसका उसका भी वेलोसिटी कितना, 5000 स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, स्पीड ऑफ साउंड से चलता है, सॉरी स्पीड ऑफ साउंड से चलता है, कितना 342 किलोमीटर पर सेकेंड है ना। तो भाई वो भी स्पीड ऑफ लाइट कहाँ है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है, और उसका भी स्क्वायर करना है, 9 इंटू 10 टू द पावर 16, 3 लाख इंटू 10, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है। 100 में चल जाओगे तुम, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा एक और आइंस्टीन ने बताया था कि दौड़ते वक्त मास पता है क्या होता है, अभी ये जो है दौड़ते हुए ये होता है एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें शायद एक बार बताया था जब तुम लोग इसका डिस्कस कर रहे थे, तो टाइम ट्रेवल वगैरह का है ना, उस टाइम मैंने तुम्हें बताया था कि ये कौन सा मास था, अभी का मास, जब दौड़ते वक्त का मास, और एम नॉट क्या है, रेस्ट मास, रेस्ट मास, ठीक है।
जब बॉडी की वेलोसिटी जब v हो जाती है तो उसकी मास जो है वो, अब जो मास जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। m इजिकल, इस पे क्वेश्चन भी कभी नहीं पूछता बट ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, तुम्हें देख लेना है, m इजिकल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब अपन बात करेंगे मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर, ठीक है। मास एनर्जी इक्विवेलेंट समझ में आ गया, मास और एनर्जी में क्या इक्विवेलेंट है ना। मास जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, वो एक एनर्जी ही है जो, जिसको अपन मास कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आता है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट एंड, क्वेश्चन लिख दिया क्या मैं, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। अब अपन लोग फिर से वो वाले हमारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चले जाते हैं एक बार, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में हमारा क्या था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में हमारा क्या था कि हमारी कोई भी एटम, चाहे वो हाइड्रोजन का एटम ले लो या हीलियम का एटम ले लो, वो बना किससे है भाई, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। और उसको मैंने क्या बोला था, न्यूक्लियॉन्स बोला था, है ना, उसको कलेक्टिवली आप न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हो। तो जब न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, ये सारे की मिलके क्या है, न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है। अभी ये सब अलग अलग है भाई, अभी ये सब एक साथ नहीं है, अभी ये सब क्या है, अलग अलग है। अब क्या हुआ, अब ये सब मिलके एक न्यूक्लियस बनाया, ठीक है, एक न्यूक्लियस बनाया, एक न्यूक्लियस बनाया मतलब सब साथ में आ गया, मतलब इसके पास अब प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, 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 ठीक है। ये जब वो लोग जब अलग अलग थे, ठीक है, ये जब उनको जब एक पैक करके जब मैंने रख दिया, ठीक है, मतलब कि मैंने तुम्हें बोला कि तुम एक ईंट, दो ईंट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ईंट लेके आ गए, तुमने अलग अलग ईंट लाके दिया, 12 ईंट तुमने अलग अलग लिखा, उन सबका मास जोड़ा, इन सबका मास जोड़ा तुमने, तुमने बोला कि इसका मास जो आया भाई सर वो आया 500 किलो आया, 500 किलो आया, ठीक है। उन सबको मिला के मतलब मैंने एक गुच्छे के साथ रख देने बोल दिया, ठीक है, गुच्छे के साथ रख देने बोल दिया। तुम बोला कि सर इस टाइम तो इसकी मास 500 किलो थी, बट जब मैंने इधर चेक किया तो ये मेरा आया 495 kg आया, ठीक है। 5 किलो कहाँ गायब हो गया, 5 किलो कहाँ गायब हो गया, मतलब जब तुम लोग अलग अलग रखे थे तब तो भाई इसका मास ज्यादा था, न्यूक्लियस का मास ज्यादा था, बट जब इनको जब तुमने पैक करके जब न्यूक्लियस बना दिया तब इसकी मास कम हो गई। ये एनर्जी, ये मास गया कहाँ, ये मास गया कहाँ, इधर तो मास ज्यादा है, इधर मास कम है, ठीक है, तो ये मास गया कहाँ, ये मास चला गया इसको बाइंड करने में, ठीक है, ये मास इसको चला गया बाइंड करने में। एक्चुअली होता क्या है, हमने क्या बोला था कि मास किस पे डिपेंड करती है, मास किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी बाई सी स्क्वायर पे, है ना। जब ये लोग जब साथ में आते हैं ना, साथ में आते हैं तो प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट वगैरह करता है, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल वगैरह करता है, इस पे होती है नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी कैसा हो गया भाई, नेगेटिव हो गया, तो मास ओवरऑल क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। इसीलिए जब अपन अलग अलग जब रखते हैं, मतलब कि देख हीलियम कैसे बनता है, 2 प्रोटॉन से 2 न्यूट्रॉन से, तुमने एक 2 प्रोटॉन का मास जोड़ा, 2 न्यूट्रॉन का मास जोड़ा, ठीक है, वो मान ले तेरा आया 5 ग्राम, 5 ग्राम आया। अब तुमने सोचा कि जब हीलियम का न्यूक्लियस भी लेंगे उसका भी मास 5 ग्राम आना चाहिए, क्योंकि ये बना तो इन चारों से ही है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से बना है। जब तुमने इसको मेजर किया तो ये आया 4.9 ग्राम, 0.1 ग्राम गायब कहाँ हो गया, 0.1 ग्राम गायब हो गया बाइंड करने में, ठीक है। जब ये आया तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इस पे थी, और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के कारण इसकी मास क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ में आया क्या बात बोला। अच्छा, तो इधर से तुम्हें मास डिफेक्ट पता चल गया क्या, इसी को कहते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट के बारे में अब ऑलरेडी अपन एक बार बात किया था। मास डिफेक्ट को अपन डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आया। और डेल्टा एम को अपन क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। डेल्टा एम इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, मास ऑफ न्यूक्लियॉन ज्यादा होगा या मास ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा होगा,
मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होगा, तो मास, ये भी चीज देख लेना, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होगा किससे, मास ऑफ न्यूक्लियस से, ठीक है। क्या बाबू, लिख लिया क्या? लिख लेना। क्या बाबू, क्या सेम? नहीं, जब न्यूक्लियॉन्स का मास होगा तो न्यूक्लियॉन्स का मास ज्यादा ही होगा मास ऑफ न्यूक्लियस से, सेम नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जब वो लोग जब साथ में आए, जब वो लोग जैसे कि साथ में आए तो उनमें क्या है, एक नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी बना, जिसके कारण उसका मास कम हो गया, ठीक है। और ये हमेशा वैलिड है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको और थोड़ा सा मास डिफेक्ट को थोड़ा इसको और अच्छे से लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है भाई, देख, अपन क्या लिख रहे हैं, मास डिफेक्ट को लिख रहे हैं, मास डिफेक्ट को लिख रहे हैं, मास डिफेक्ट, जिसको कि मैंने किससे डिनोट किया था भाई, डेल्टा एम से डिनोट किया था, है ना। अच्छा, तो डेल्टा एम ब्रो मेरा क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस होता है। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। न्यूक्लियॉन्स क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। तो इधर इसकी जगह पे तुम क्या कर सकते हो, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स की जगह पे लिख दिया, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, बोल सकते हैं अपन इसको डेल्टा एम, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, जेड के बराबर होता है क्या, है ना, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है, ए माइनस जेड के बराबर होता है क्या, है ना, मास नंबर माइनस जेड। तो इसके जगह पे तुम क्या लिखते हो, एम जेड माइनस एम ए माइनस जेड माइनस, इसको एक साथ कर देना, ठीक है, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होगा भाई, उस न्यूक्लियस का मास, जिसको कि जो न्यूक्लियस बना है मेरा, उसका कुछ मास होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, समझ में आ गया, मास ऑफ न्यूक्लियस इस फॉर्मेट पे भी कभी कभी दे सकता है, ठीक है। अब जो ये मास जो गायब हुआ, अब ये जो मास जो गायब होगा भाई, ये कोई एनर्जी लेकर के निकलेगा, है ना। वो एनर्जी कितना होगा, इस मास को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। बट एक चीज देखोगे ना, ये सारे चीज एएमयू में हो रहे हैं, ठीक है, ये सारे चीज किस में हो रहे हैं, ईएमयू में हो रहे हैं। और तुम जब 3 × 10⁸ से जब इसको ये करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर वो जूल जूल वगैरह में आने की कोशिश करेगा। बट इसकी सबसे बेस्ट जो यूनिट जो होती है ना, वो होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले ले या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले ले। तो अपन आंसर जो निकालते हो किस में निकालते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे वो, अब मैं वो बता रहा हूं। बढ़ जाऊं क्या, एक मिनट लिख ले। इसके बाद तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी का एक डेफिनेशन आता है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी वही एनर्जी होती है जो एनर्जी रिलीज होती है बाय फॉर्मिंग अ न्यूक्लियस, बस, ठीक है। जब न्यूक्लियस बन रहा है उस टाइम जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है, उसी एनर्जी को अपन क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब आता है बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी इसको मैं कभी कभी बी से भी डिनोट करूंगा, बी से भी डिनोट करूंगा इसको। बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअली क्या हुआ, ऐसी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी वही एनर्जी होती है जो रिलीज होता है बाय फॉर्मिंग अ न्यूक्लियस। तो उसका डेफिनेशन क्या है, उसका डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी
amount of energy released during the formation of nucleus, during the formation of nucleus called BE. What is BE? That is बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है जब न्यूक्लियस जो बन रहा है उसी को एनर्जी को क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अच्छा मान ले कि यहां पे मेरे न्यूक्लियॉन्स है, ये मेरे क्या है? न्यूक्लियॉन्स है। ठीक है, ये क्या हो गया? एक न्यूक्लियस बनाया, इन सारे न्यूक्लियॉन्स को मिला के मैंने क्या करे? एक मैंने न्यूक्लियस बना दिया, एक मैंने न्यूक्लियस बनाया। दिस इज व्हाट? न्यूक्लियस। अच्छा, इधर से इधर आने में क्या हो गया? कुछ मास गायब हो गया, मास डिसअपियर। तो इधर लिख सकते हो मास डिसअपियर। और प्लस क्या निकला? एनर्जी निकला, उसी को अपन क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इधर से इधर में ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है? इधर से इधर में एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि एनर्जी निकल रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है। तो इधर से इधर में क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, अगर इस न्यूक्लियस को अगर इतना ही अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी अगर दे दूंगा ना, इतना ही एनर्जी मैं इसको बाहर से दे दूंगा, तो ये वापस से टूट के न्यूक्लियॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कौन सा एनर्जी होगा ब्रो? एक कौन सा रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक है ना, इधर से इधर जा रहे हैं तो मेरी क्या निकल रही है? एनर्जी निकल रही है। हमने क्या बताया था? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस बन रहा है, इस टाइम कोई एनर्जी निकल रही है, उसी एनर्जी को अपन क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और जो जब न्यूक्लियॉन से जब न्यूक्लियस बनता है वो कैसा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अगर अब इसी न्यूक्लियस को जब अपन इतनी अगर एनर्जी दे देंगे तो ये वापस से टूट के न्यूक्लियॉन्स बन जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, हाँ, उस प्रोसेस कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस बनने का जो होता है वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एनर्जी बाहर निकलती है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा भाई? जो मास इधर डिसअपियर हुआ, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, यही एनर्जी होगा ना ये। अच्छा, तो बाइंडिंग एनर्जी को तुम क्या लिख सकते हो? बाइंडिंग एनर्जी को तुम क्या लिख सकते हो? इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, है ना? बोल सकते हो ये चीज तो। अच्छा, मैंने डेल्टा एम को और मैंने क्या लिखा था? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाई सी का स्क्वायर, है ना? अच्छा, मास ऑफ न्यूक्लियस को भी और मैंने तोड़ा था किसमें? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन में। या तो तुम इधर कर लो Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि Z क्या होगा? उतने ही नंबर होंगे, मतलब कि प्रोटॉन के, प्लस कुछ मैंने शायद इधर दिक्कत की थी, इधर प्लस होगा ना ब्रो, इधर प्लस होगा। ठीक है, इधर प्लस होगा, हाँ, प्लस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होंगे? A माइनस जेड, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, जिसको अपन x मानते हैं। ठीक है, ठीक है, इंटू सी का स्क्वायर बोल सकता हूं मैं। मैंने इसी न्यूक्लियस को न्यूक्लियॉन्स को तोड़ दिया। न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं? जितना उसका पीरियोडिक टेबल होता है भाई, उतना प्रोटॉन होता है। ए माइनस जेड वो क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, और इंटू माइनस कर देंगे मास ऑफ न्यूक्लियॉन से। अब एक बात होती है, हमारी जो कैलकुलेशन जो यहाँ पे होती है ना, वो होती है एएमयू में या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अपन लिखते हैं फॉर 1 एएमयू बाइंडिंग एनर्जी BE इज इक्वल टू
931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक एएमयू में के लिए बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है? 131.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो डेल्टा, तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, डेल्टा एम तो भाई हमारा एएमयू में ही आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन वगैरह सब तो एएमयू में ही दिया रहता है। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर कभी अगर जूल बोल दिया, अगर बोलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना जूल होता है? 1.6 इंटू 10⁻90 जूल होता है। मेगा कर देना 10⁻6 कर देना और मल्टीप्लाई उस पर, बस 6 कर देना, बस खत्म। बैक कहाँ पे हो? हो गया? हाँ, अच्छा। अब मेरे को बोल रहा है, क्वेश्चन एक है वो मेरे बोल रहा है फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी, फाइंड, अगर एग्जाम में बोलेगा ना भाई तो तुम्हें इस प्रोसेस से अगर करना होगा शायद, अगर 1 मार्क्स से पूछेगा तो डायरेक्ट 931.5 से मल्टीप्लाई कर देना। फाइंड दी बाइंडिंग एनर्जी एसोसिएटेड विथ 1 AMU with mass defect 1 AMU, कितना एनर्जी होगा? तो अपन क्या बोल सकते हैं, 1 AMU इज इक्वल टू कितना? AMU इज इक्वल टू कितना kg होता है ये बता? 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। ठीक है, तो मास मेरा kg में आ गया। एनर्जी मतलब बाइंडिंग एनर्जी पूछा है तो एनर्जी पूछा है एक तरह से, तो बाइंडिंग एनर्जी लिख ले, एनर्जी लिख ले, इज इक्वल टू कितना होगा? मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। अच्छा, मास मेरा केजी में आया है तो केजी में इसको पुट करते हैं, केजी में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर 3 इंटू 10⁸ होता है क्या का होल स्क्वायर। अब एनर्जी, अब आंसर किस में आएगा? जूल में आएगा। बट अपन को पूछा किस में है? अपन को मतलब कि पूछता ही है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, बट अपन को चाहिए किस में? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर से इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अब आंसर किस में आएगा? अब जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और जब ये आंसर को जब देखा गया तो ये आया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया कैसे आया ये? बढ़ जाओ आगे, बढ़ जाओ, पानी पी लेता हूँ पहले। नहीं, बाद में बताऊंगा, बाद में। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अच्छा, एक मेरे को क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, चलो ऐसी भाई माउथ सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल तुम्हें पता है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस। अच्छा, ये बोल रहा है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है
वो होता है इक्वल टू मास ऑफ 4 प्रोटॉन, इक्वल टू मास ऑफ 4 न्यूट्रॉन, इक्वल टू मास ऑफ 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। कौन सा आंसर होगा? एक क्वेश्चन बोला है हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसका मास क्या होगा, बोल रहा है 4 इक्वल टू, इक्वल बोल रहा है 4, इक्वल होता है 4 प्रोटॉन के, इक्वल टू 4 न्यूट्रॉन के, इक्वल टू 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन के, चौथा बोल रहे हैं लेस देन 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। बता हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम के न्यूक्लियस में होता क्या पहले ये देख ले। 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। 4 प्रोटॉन तो भाई कहते ये आंसर नहीं होगा, 4 न्यूट्रॉन भी आंसर नहीं होगा, इन दोनों में हो सकता है शायद कोई। सबसे पहला है कि इक्वल टू 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, यहां भी 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, क्या इसके बराबर होगा? बट मैंने क्या बताया था, जब अभी ये क्या है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, क्या है अभी ये न्यूक्लियॉन्स है। जब ये न्यूक्लियस बना, जब ये हीलियम का न्यूक्लियस बना तब क्या हो गया 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, अब इसके आंसर अंदर में आ गया, तो इन दोनों से लेस होता है मास इसका, ठीक है। तो लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ द 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे हुआ, है ना। इक्वल टू पे भी क्लिक मत करना, 4 न्यूक्लियन पे भी क्लिक मत करना, 4 पे भी मत करना, ये वाला हो गया आंसर, ठीक है। द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, उसके बाद तुम्हारा मास डिफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ मेरे को प्रोटॉन दिया है, कितना दिया है 1.0073, ये म्यू जो है ना वो AMU है, ठीक है। U जो है वो AMU है, AMU का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। अच्छा मास ऑफ प्रोटॉन मेरे को दिया है इतना, मास ऑफ न्यूट्रॉन मेरे को दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन मेरे को दिया है 1.0087 AMU दिया है, ठीक है। मेरे को पूछ रहा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, दी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम 2 4 गिवन न्यूक्लियस मास, हीलियम का न्यूक्लियस मास जो दिया वो मेरे को दिया है 4.0015 म्यू। क्वेश्चन मैं करूं, करना है क्या, करना है, कर सकते हो, आसान है से क्वेश्चन, हाँ। अच्छा करूं, बोलेगा बनाने भी नहीं देता। अच्छा चल, मेरे को पूछ रहा है बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा हीलियम के न्यूक्लियस का, ठीक है। हीलियम का न्यूक्लियस बना किससे भाई, 2 प्रोटॉन से 2 न्यूट्रॉन से, क्या बना है मेरा हीलियम का न्यूक्लियस बना है, प्लस कुछ एनर्जी निकला होगा, बाइंडिंग एनर्जी निकला होगा। मेरे को पूछ रहा है बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है भाई, मास डिफेक्ट के बराबर होता है, डेल्टा M के बराबर होता है ना। और ये डेल्टा M किसके बराबर होता है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। इधर मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो न्यूक्लियॉन्स को तुम क्या लिख सकते हो, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो तुम क्या लिख सकते हो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, एक मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है भाई 1.0073 AMU दिया है। क्या इसमें न्यूक्लियॉन से बस एक प्रोटॉन ही है, नहीं 2 न्यूट्रॉन भी तो है, 2 इंटू, अब मास ऑफ न्यूट्रॉन मेरा कितना दिया है भाई 1.0087 दिया है, ठीक है। क्या हो यहां पे ये हीलियम का न्यूक्लियस दिया है, इस हीलियम का न्यूक्लियस का मास दिया है, ठीक है। अच्छा इन दोनों को जब तुम कैलकुलेट करोगे ना मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स को, तो तुम्हारा आंसर आएगा 4.03
4.0320, ठीक है, 4.0320 म्यू, एएमयू या म्यू लिख ले। हीलियम का न्यूक्लियस का मास देखियो कितना है, 4.0015 है, और इसका मास कितना है, 4.00320 है। क्या इसका मास ज्यादा है उससे? ये वाला मास ज्यादा है ना हीलियम के न्यूक्लियस से, तो डेल्टा एम तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एम क्या हो जाएगा, ये वाला मास 4.0320 माइनस ये वाला मास, हीलियम का मास, न्यूक्लियस का मास 0015। इधर से जो तुम्हारा डेल्टा एम जो आएगा वो तुम्हारा आएगा 0.0305 आएगा, ठीक है। डेल्टा एम तुम्हारा आ गया ईएमयू में, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 931.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम्हारा जो आंसर जो आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इधर तुम्हारा खत्म होता है मास, डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, बंद। कौन वाला वो?